नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है उसको हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है राजस्थान हिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्ज़ाम में ये सिलेबस सेम आता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। और जब भी अपन प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है कालीबंगा सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये प्राप्त हुई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ मिलती है तो ये है हनुमानगढ़ जिले में इस सभ्यता की जो इसके अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है दोस्तों। एक होती है ग्रामीण सभ्यता, एक होती है नगरीय सभ्यता। तो यहाँ पर ये सबसे प्राचीन क्या कह सकते हैं? राजस्थान की नगरीय सभ्यता है। 1952 में 1952 के अंदर दोस्तों अमलानंद घोष के द्वारा, किसके द्वारा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमलानंद घोष। आप ये नोट्स बनाते हुए साथ के साथ चलें। अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में इसकी खोज की गई है। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो देखिए अब यहाँ पर एक काफ़ी समझने वाली बात होगी कि इसकी खोज जो की है वो तो किसने की है? अमलानंद घोष ने। जबकि 1961 यहाँ से मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, 1961 से 69 के बीच इसका उत्खनन का कार्य बी लाल और बी के थापर, बी लाल और बी के थापर के द्वारा उत्खनन किया गया। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि खोज एक अलग वर्ड हो गया है, उत्खनन एक अलग वर्ड हो गया है। खोज कि हम हाँ भाई इसके नीचे यहाँ पर एक सभ्यता है, और उत्खनन जो आपने देखा होगा बुरुश के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा, फावड़े के द्वारा जो खोद कर उसको उत्खनन किया जाना। तो यहाँ पर ये दो चीजें अलग अलग है। तो अगर कहीं पे आता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है तो अमलानंद घोष ने। कब की है? 1952 में। और अगर आता है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया है तो दोस्तों वहां पर क्या होगा? बी लाल और बी के थापर के द्वारा। कब से कब? 1961 to 69। ठीक है, तो दोस्तों जैसा अभी हमने पढ़ा कि ये सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता तो थी ही, साथ ही इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सरस्वती सभ्यता भी। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पाठ के नीचे से प्राचीन सरस्वती जो नदी है वो निकलती है। तो इसीलिए इसे को हम क्या कहेंगे? नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं, कालीबंगा सभ्यता भी कह सकते हैं और सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि कालीबंगा शब्द का जो अर्थ है वो, ये कालीबंगा पड़ा कैसे? तो जो काले रंग की चूड़ियां होती है दोस्तों, ये जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर काले रंग की चूड़ियों के कुछ अवशेष मिले थे और इसीलिए इस जगह को हम जो यहाँ की जो जगह है उसको कालीबंगा कहा गया। काली मतलब ये कलर और बंगा मतलब चूड़ी। तो कालीबंगा सभ्यता का जो प्रमुख नाम पड़ा वो किस वजह से पड़ा है? काली चूड़ियों के मिलने के कारण। विश्व में सबसे पहले दोहरे जोते हुए खेतों के अवशेष भी ये यहाँ पर ये भी मिले हैं कि उनको जिस प्रकार से जोता जाता था, हल के जो किनारे होते हैं
वो यहाँ पर मिले हैं। और दोहरे जुते हुए खेत जो है दोस्तों वो कहाँ पर मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में यहाँ पर पाए गए हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और हो जाती है कि पहले तो चलो सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई है। अब वर्तमान में क्या बहती है, तो वर्तमान में दोस्तों घग्गर नदी यहाँ से बहती है। और आपको जैसा कि पता भी होगा अगर आपने हमारा रिवर वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़िए, वहां पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए नदियों को हमने समझा रखा है। तो यहाँ पे निकलती है अब इस समय जो नदी है वो है घग्गर नदी। ठीक है, इसका जो आकार है दोस्तों, आकार कैसा रहेगा, चतुर्भुजाकार आकार के रूप में ये जो है वो बसी हुई है। ठीक है, यहां से जो कालीबंगा सभ्यता क्या हो गई, आकार कैसा, अगर आकार पे क्वेश्चन आ जाता है तो क्या बोलेंगे, चतुर्भुज के समान है। ताम्र बर्तन, कच्ची मिट्टी के घर, जो कच्ची मिट्टी से बने घरों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं कि कच्ची मिट्टी से यहाँ पे घर बनते थे, ताम्र बर्तन यहाँ पर पाए जाते थे। और जो दोस्तों यहाँ फसल जो हुआ करती थी वो होती थी रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल यहां पर पाई गई। और रबी की फसल में जो प्रमुखता था वो था गेहूं और जौ। तो गेहूं और जौ यहां पर मिले हैं। यज्ञ की वेदिकाएं मिली हैं, जहां पर आप ये जो यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ वेदिकाएं यहां पर प्राप्त हुई हैं। एवं सींग वाले मानव की आकृति के अवशेष भी। ठीक है, यहां पर एक सींग वाले मानव की आकृति के अवशेष जो है वो भी इस जगह पे प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी कालीबंगा सभ्यता की। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं और वो आती है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि है कहां पर। तो कालीबंगा सभ्यता जैसा कि हनुमानगढ़ में थी, तो अब आहड़ सभ्यता जो है वो उदयपुर में जो है मिली है। उदयपुर में आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे, यहाँ पर नदियों के नाम पूछ लिए जाते हैं क्योंकि आयड़ और बेड़च। देखिए, शुरुआत से आप समझिए कि इंसान के जीवन में पानी और खाना काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे और पानी और खाना हमेशा नदियों के किनारे ही मिलते थे। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या कोई भी सभ्यता की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये सभी सभ्यताएं नदी के किनारे बसी है क्योंकि वहां पर खाने को, शिकार खाने के सामान वहां पर मिलते थे, पानी मिलता था जो कि इंसान के लिए आधारभूत जरूरतें होती हैं। तो ये दो चीजें दोस्तों कहां पर प्राप्त होती है, नदियों के किनारे। इसीलिए हर संस्कृति, हर सभ्यता कहां पर वास करेगी, नदियों के किनारे। तो ये कहा है, आयड़ और बेड़च नदी के जो है ये पास में है, जो कि सहायक नदी है होती है बनास की। रिवर्स में मैंने इसको काफी डिटेल से बताया है, वहां पर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आहड़ और बनास, इसको हम क्या कह सकते हैं, बनास, ये आयड़ बनास संस्कृति ये 4000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, तो ये आहड़ सभ्यता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट नाम इसको बनास सभ्यता भी दे सकते हैं। ठीक है, जो कि है 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। आहड़ सभ्यता से ताम्रयुगीन सभ्यता के, जो ताम्रयुगीन सभ्यता होती है जहां तांबा मिला था, के प्रमाण मिले हैं जो कि 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य बताए जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आहड़ सभ्यता जो है प्राचीन, इसका जो नाम होगा वो हम और क्या कह सकते हैं, ताम्रवर्ती। ठीक है, ताम्रवर्ती सभ्यता भी इसको कहा जा सकता है, प्राचीन नाम इसका यही था। आहड़ सभ्यता से तांबे के उपकरण अत्यधिक मात्रा में मिलने के कारण इसको ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो आहड़ का दूसरा नाम क्या हो गया, बनास भी हो गया, ताम्रवर्ती भी हो गया और आपका आहड़ भी
हो गया। ठीक है, आहड़ सभ्यता को इसके अलावा एक और नाम से जाना जाता है और वो है अघाटपुर। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि अघाटपुर सभ्यता कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अघाटपुर सभ्यता जो है वो आहड़ सभ्यता ही है। आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में स्थानीय लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है। जो स्थानीय लोग हैं वो बोलते हैं धूलकोट सभ्यता। ताम्रवर्ती, अघाटपुर, बनास, ये सारे नाम किसके हैं, और ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आहड़ सभ्यता की खोज, अब यहां पर फिर वही बात, खोज की बात आ रही है कि खोज किसने की है, तो यहां पर अक्षय और अक्षय कीर्ति। ठीक है, अक्षय कीर्ति के द्वारा तो क्या की गई है, इसकी खोज की गई है। और उत्खनन किसके द्वारा किया गया है, जैसे तो यहां पर जो उत्खनन कार्य है दोस्तों वो हुआ है R.C. अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, R.C. अग्रवाल मतलब रामचंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका जो है उत्खनन किया गया था। और इन्होंने शुरुआत की थी 1956 में, लेकिन ये कार्य ज्यादा नहीं चला। लेकिन इसके बाद दोबारा कंटिन्यू शुरुआत की गई 1961 से 62 के अंदर B.N. मिश्रा एंड H.D. साकलिया के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर इन खोज किसने की थी, अक्षय कीर्ति के द्वारा। उत्खनन R.C. अग्रवाल ने 1956 में, लेकिन फिर वो काम रुक गया था, जिसको 1961-62 में B.N. मिश्रा और H.D. साकलिया के द्वारा इसको कंटिन्यू कराया गया। ठीक है, तीसरी और इंपॉर्टेंट सभ्यता के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है आपकी बेराट की सभ्यता। बेराट की जो सभ्यता है दोस्तों वो है आपके जयपुर में। ठीक है, तो ये पहले तो ये वाली बात कि ये है कहां पर, तो ये है जयपुर में। सीधी बात है, कौन सी नदी के किनारे, तो ये बाणगंगा। अगर आपने इसे पढ़ा होगा, अगर आपने हमारा रिवर वाला वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि बाणगंगा जयपुर में कहां से क्या निकलती है। तो ये सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे कहां पर मिली है, जयपुर में मिली है। प्राचीन विराट नगर की जो यहां पर जो विराट नगर है दोस्तों, विराट नगर कहां पर है, जयपुर में। ठीक है, विराट नगर जो है प्राचीन टाइम में जिसका नाम विराट नगर था, वही आज वर्तमान में बैराट कहलाता है। तो इसको हम विराट नगर सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, विराट नंबर बाणगंगा नदी के किनारे स्थित था और जिसकी प्राचीन राजधानी जो क्या थी, मत्स्य जनपद हुआ करती थी। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि बैराट जो सभ्यता है वो कहां पर है, तो बैराट की सभ्यता दोस्तों जयपुर में बाणगंगा के किनारे। ठीक है, और इस सभ्यता के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट जगह आती है वो आती है बीजक की पहाड़ी। एक तो बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं, और महादेव जी की डूंगरी। ठीक है, तो ये कुछ डूंगरियां हैं जो कि कहां पर है, आपके बैराट में आदि स्थानों पे। और यहां पर जो उत्खनन का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा यहां पर इसका उत्खनन का कार्य किया गया 1936 से 1937। तो यहां इंपॉर्टेंट दोस्तों दयाराम साहनी, बैराट की सभ्यता का उत्खनन किसने किया है, तो दयाराम साहनी ने किया है। और कब किया है, 1936 से 37 में। इस सभ्यता से हमें जो अवशेष मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं। किसके मिलते हैं,
दोस्तों महाभारत काल के यहाँ से अवशेष जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस जगह से महाभारत काल के कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसमें महाभारत काल के अवशेष मिले हैं, तो हमारा जवाब होगा बेराट की सभ्यता। तो जब भी बात की जाती है बेराट की सभ्यता की, तो एक और इम्पोर्टेंट नाम हमारे सामने आता है और वो है बाबरू अभिलेख। दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर बाबरू अभिलेख तो कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है, कोलकाता में है। लोगों को कईयों को लगता है कि बाबरू अभिलेख तो बिहार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल साइड का होगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये मिला कहाँ पर था। तो दोस्तों 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा, कौन थे? कैप्टन बर्ट द्वारा बीजक की डूंगरी पे, क्योंकि जो बेराट है दोस्तों ये चारों तरफ से डूंगरियां, यहाँ पर जो ज्यादातर डूंगरियां हैं, तो वहीं पे मैंने आपको बताया था बीजक की डूंगरी पर मौर्य सम्राट अशोक का एक अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुआ, जिसे हम बाबरू अभिलेख कहते हैं। ठीक है, और ये अभिलेख सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था को प्रकट करने वाला है। ये बताता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को में उनकी कितनी क्या आस्था थी। वर्तमान में ये अभी कहाँ पर रखा हुआ है? तो कोलकाता संग्रहालय में ये दोस्तों जो है ये बाबरू अभिलेख है वो रखा गया है। 1990 में बीजक की पहाड़ी से गोल बौद्ध मंदिर के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के साक्ष्य बेराट की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम मंदिर अगर हमें पता चला कि मंदिर कहाँ है, कैसे बनते हैं, तो ये बेराट की सभ्यता से, क्योंकि रामायण कालीन भी जो अवशेष यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक कमाल की बात ये भी रही कि जो मंदिर यहाँ पर बने दोस्तों, उन मंदिरों के अंदर पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि पूरी जगह डूंगरियां होने के कारण प्रचुर मात्रा में यहां पत्थर अवेलेबल थे, लेकिन वहां पर ईंटों का प्रयोग किया गया। ये एक काफी आश्चर्यजनक बात थी कि पूरी बेराट सभ्यता में जो मंदिरों का निर्माण हुआ, जो बौद्ध मठों का निर्माण हुआ, वो किससे हुआ था? ईंटों के से हुआ था और टाइलों से हुआ था। तो ये एक कमाल की बात थी कि वहां पर पत्थरों का यूज नहीं किया गया, जबकि कोई भी चीज बनती है तो जैसे आपने देखा होगा जहाँ लाल पत्थर मिलता है, जहाँ काला पत्थर मिलता है, तो वहां के आसपास के घर भी उसी से क्रिएट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज एक अलग देखी गई कि पत्थर होने के बाद भी ईंटों से वहां पर मकान या मंदिर और जो बौद्ध मठ थे वो बनाए गए। और जो बेराट सभ्यता है दोस्तों, उसका जो वर्णन है वो चीनी यात्री जिसका नाम था युवान च्वांग द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में भी बेराट का उल्लेख किया है। विराटनगर नाम से प्राय लोगों को यह भी भ्रम हो जाता है कि विराटनगर जो नामक एक कस्बा नेपाल की सीमा में भी है, किंतु नेपाल का विराटनगर और महाभारत कालीन विराटनगर वो जो है वो ये नहीं है। तो यहां पर क्या था कि अभी आपको पता होगा हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी थी कि भाई राम जी के जो अयोध्या है वो नेपाल में थी। तो ये वो विराटनगर वाला कंसेप्ट था कि भाई नेपाल में भी विराटनगर है और जयपुर में विराटनगर है। तो दोस्तों जो एक्चुअली राम से रिलेटेड, जो भगवान राम से रिलेटेड जो विराटनगर है वो कौन सा था? जयपुर वाला विराटनगर ही जो एक्चुअल था। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के नजदीकी कौन सी सभ्यता मिलती है? तो वहां पर भी हम क्या करेंगे? आहड़ सभ्यता का वर्णन करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये आहड़ नहीं, बेराट सभ्यता। अब इसके बाद में हम और कुछ इंपॉर्टेंट एक पार्ट ले लेते हैं। यहाँ का एक मंदिर है श्री केशवराय। ठीक है, तो यहाँ पर श्री केशव राय मंदिर जो है, वहां पर भगवान केशव
जो भगवान विष्णु हैं उन्हीं का नाम यहाँ पर केशव रखा गया है। और ये बिना किसी देवी शक्ति के, मतलब जब भी विष्णु जो है वो अवतार में खड़े होते हैं तो उनके साथ में लक्ष्मी की जो प्रतिरूप होता है वो साथ में होता है। कोई भी देवी शक्ति हमेशा स्त्री के रूप में उनके साथ में खड़ी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात थी, भगवान केशव का जो रूप महाभारत में था उसी स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर यहाँ पर जो है वो उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ की जो सभ्यता है उसके इम्पोर्टेंट पार्ट कि क्या क्या यहाँ पर मिले हैं, अब वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मृद भांड मिले हैं। ठीक है, मिट्टी से बने हुए बर्तन, कुछ पर रोचक ढंग से स्वास्तिक और त्रिरत्न के चिन्ह हैं। जो आप स्वास्तिक बनाते हैं तो वो स्वास्तिक के चिन्ह यहाँ पर उन पे अवेलेबल हैं। ये बर्तन देखने में अत्यंत आकर्षक थे। यहाँ मिट्टी से बनी कई वस्तुएं मिली हैं जिनमें पूजा पात्र मिले हैं, जो पूजा पात्र हुआ करते थे वो मिले हैं। थालियां मिली है, लोटे मिले हैं, मटके मिले हैं, साथ में घड़े, मटकों को ही घड़े कह सकते हैं, खप्पर और नाचते हुए पक्षी, कुंडिया, इस तरह की जो चीजें हैं वो दोस्तों आपकी इस सभ्यता के तहत हमें मिलती है। तो इस प्रकार से जो ये बैराट की सभ्यता है वो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर कवर किए हैं। बैराट की सभ्यता के बाद आती है गणेश्वर की सभ्यता। दोस्तों जब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की, तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और सीकर जिले के नीमका थाना तहसील विधानसभा क्षेत्र भी है ये। तो नीमका थाना जगह पर ये जो है वो स्थित है। इस सभ्यता की खोज की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो सभ्यता की जो खोज है, खोज और उत्खनन दोनों ही आरसी अग्रवाल के द्वारा किए गए। ठीक है, कब किए गए? 1972 में रतनचंद अग्रवाल द्वारा। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्रकालीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। इस सभ्यता के उत्खनन में राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के द्वारा सहयोग किया गया। तो इसके उत्खनन में सहयोग किसके द्वारा किया गया? राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो पुरातत्व विभाग है उसने इसमें सपोर्ट किया। यहां से जो तीर होते हैं दोस्तों, यहां से तीर, सुई, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में पहली बार विष से युक्त तीर जो होते हैं उसके अवशेष मिले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ तीर चुभने से, आपने जैसा कि बाहुबली मूवी है या कई तरह की पिक्चर्स होती है उनमें देखा होगा कि इन तीरों के आगे जो है विष लगा दिया जाता है, जहर लगा दिया जाता है, ताकि जब वो एंटर करे शरीर के अंदर या किसी जानवर के अंदर तो वो उस तीर से नहीं खत्म होते लेकिन उस जहर से जो है वो बेहोशी की हालत में आ जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह जो विष युक्त जो तीर थे वो कब मिले थे? गणेश्वर सभ्यता के अंदर ये चीजें मिली थी। ठीक है, इस सभ्यता में ताम्र उपकरण में 99% तांबा जो है, कितना? ताम्र उपकरण में 99% तांबा मिलता है जो कि सर्वाधिक है। गणेश्वर के समीप स्थित खेतड़ी नामक जगह पर तांबे प्राप्त करने के उपकरण बनाए जाते थे और यहाँ के तांबे का निर्यात पाकिस्तान और अफगानिस्तान, खेतड़ी जैसा आपको पता होगा कि वहां पे तांबे की खाने हैं, तो वहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में जो है वो एक्सपोर्ट जो है किया जाता था। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो पुरातत्व का पुष्कर अगर हम किसे कहेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पुरातत्व का पुष्कर, तो पुरातत्व का पुष्कर कौन होगा? गणेश्वर सभ्यता होगी। ठीक है, तो ये यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं दोस्तों, तो सुनारी सभ्यता की बात अपन करते हैं। तो ये लोहा युगीन सभ्यता है।
और ये सभ्यता जो है दोस्तों वो कहाँ पर होती है? झुंझुनू में। ठीक है, तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले के खेतड़ी से ये जो जगह है, यहाँ से लोहे के प्राचीनतम भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं। तो लोहे की प्राचीन भट्टियां कहाँ पर प्राप्त हुई हैं? सुनारी सभ्यता जो कि झुंझुनू में है। यहाँ से सर्वप्रथम लोहे का बना हुआ एक कटोरा भी प्राप्त हुआ है। तो लोहे का कटोरा या लोहा युगीन सभ्यता या प्राचीनतम लोहे की भट्टियां कहाँ से मिलती हैं? तो वो है सुनारी सभ्यता जो कि कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रंग महल की सभ्यता पे। तो ये सभ्यता जो रंग महल की सभ्यता है दोस्तों, वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर प्राचीन सरस्वती नटमृत नदी के किनारे पर जो है वो स्थित है। तो कहां पर ये स्थित होगी? हनुमानगढ़ में। ठीक है, और यह जो है ताम्र युगीन सभ्यता कहलाएगी। उत्खनन के समय जब इसका उत्खनन हो रहा था तो वहां पर लाल रंग के पात्रों पर, जो लाल रंग के पात्र होते हैं उन पर काले रंग के डिजाइन होने के कारण, इस पे जो डिजाइन हुए मान लीजिए वो काले रंग के थे, तो इसीलिए डिजाइन होने के कारण इसे रंग महल की सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो डॉक्टर हन्नारेड्डी द्वारा, ठीक है, डॉक्टर हन्नारेड्डी के द्वारा के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा हुआ था। एक स्वीडिश दल था और किसके निर्देशन में? डॉक्टर हन्नारेड्डी के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा किया गया था। यहां से उत्खनन के दौरान गुरु और शिष्य की मूर्तियां मिली है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुरु शिष्य की मूर्तियां कहां मिली है? तो रंग महल में मिली है। रंग महल की सभ्यता कहां स्थित है? हनुमानगढ़ में। क्यों इसको रंग महल कहा गया? कि रेड कलर के बर्तनों पर काले रंग की आकृतियां थी, इसीलिए इसको रंग महल की जो है सभ्यता कहा गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों नौह की सभ्यता पे। ठीक है, नौह की सभ्यता जैसे कि आप बिल्कुल जान गए हैं कि ये कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है, तो ये जो सभ्यता है वो हमारी कहां पर आएगी? भरतपुर में, रूपा रेल नदी के किनारे। क्योंकि मैंने आपको बताया था सभी नदियों के किनारे स्थित है, और हम नदियों की उनकी बात करेंगे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यहां से पहली बार पक्षी चित्रित जो ईंटें होती हैं जिसमें पक्षियों की आकृति, हालांकि जो आपको यहाँ पिक्चर दिखाई जा रही है इस तरह की चिड़िया नहीं है, मिट्टी में ही उसकी आकृति जो है वो होती है। तो यहां पर आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जो ईंटें होती हैं उसमें है ना जो चिड़िया की आकृति जो है वो यहाँ पर मिलती है। इस सभ्यता से महाभारत काल के अवशेष भी मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि ये भरतपुर में है। चिड़ियों से निर्मित ईंटें मिलती हैं जिसमें उनकी आकृति मिलती है, रूपा रेल नदी के किनारे है, और ये महाभारत काल के भी अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिलुंड सभ्यता की। गिलुंड सभ्यता में अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो अपन देखते हैं। ये ताम्र युगीन सभ्यता है, ये भी सिर्फ ताम्र युगीन सभ्यता रहेगी। ठीक है, यहाँ के घरों की दीवारों पर, जैसे ये एक घर बना हुआ है, उस घर की दीवार पर हिरण के जो चित्र हैं वैसे ही जैसे यहाँ पर ये आप ये मत सोचिएगा ये है, वहां की दीवारों पर अलंकृत हो रखे हैं हिरणों के, जो हिरण जानवर होता है उसके चित्र। तो इस प्रकार से आपके लिए हमने एक इमेज तैयार की है कि गिलुंड सभ्यता के अंदर जो दीवारों पर हिरण की जो आकृति होती है वो यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, तो हिरण के चित्र वहां पर मिलते हैं, और ऐसी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? गिलुंड सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक चीज ये मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि RSM-SSB स्टेनो की जो टेस्ट सीरीज है वो सारस्वत स्टेनो क्लासेस के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें आपको सारे तो वीडियो ट्यूटोरियल मिलते ही हैं, साथ में आपको वीडियो लेक्चर के साथ में नोट्स अवेलेबल होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बुक अवेलेबल होते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हम वीडियो आपको पढ़ाते हैं
वहां पर सीधी बात है कि इतना डीप नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि नहीं तो एक एक टॉपिक में ही 5-5 घंटे की भी हम क्लास दे सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पर या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो रह जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कवर होंगे आपकी बुक के अंदर। तो यहां पर आपको बुक भी मिल जाती है, जो क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बुक भी मिलती है, आपको डेली टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो इसे आप जल्द से जल्द बाय कर लीजिए, और अपनी RSM SSB की जो स्टेनो की एग्जाम है उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहा है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। तो आगे हम चलते हैं बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये सभ्यता कहां पर मिलती है? भीलवाड़ा में मिलती है। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास में। कौन सी नदी आ जाएगी यहां? कोठारी नदी। तो कोठारी नदी के किनारे पर यह स्थित है। यह सभ्यता मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। कौन सी है? मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की यह सभ्यता आती है। यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? बागोर की सभ्यता से। यहां से राख के ढेर मिले हैं, जिन्हें महासतियों का टीला भी कहा जाता है। महासतियों का टीला जो है वो हम इसको कहते हैं। और यहां पर क्या मिले? राख के ढेर मिले हैं। यहां से शिकार करने और चमड़े को सिलने के औजार भी मिलते हैं। तो पशुपालन यहाँ होता था, शिकार करते थे, चमड़े को सिलने की जो प्रक्रिया थी वो भी यहाँ पर हो चुकी थी। इस एग्जाम की दृष्टि से बागोर की सभ्यता का जो कनेक्शन या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इतना ही होगा कि ये जो है भीलवाड़ा में प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नगरी सभ्यता पे। नगरी सभ्यता जो है वो मिलती है चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका। मध्यमिका सभ्यता भी जो है वो इस नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम है। इस सभ्यता से शिवी जनपद के जो सिक्के थे वो प्राप्त होते हैं। तो अगर आता है कि शिवी जनपद के सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं, तो वो आएगा नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ से वो प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड की सभ्यता की। ठीक है, ये सभ्यता जो रेड की सभ्यता है वो कहां पर है? टोंक जिले के निवाई तहसील में। कहां पर होगा? टोंक जिले के निवाई तहसील में ये स्थित है। यहां से लोहे गलाने की भट्टियां यहां पर आपको मिल जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, लोहे गलाने की भट्टियां कहां मिलेगी? रेड की सभ्यता में। तथा एशिया का सबसे बड़े लोहे की सामग्री का जो भंडार है दोस्तों वो कहां मिलता है? रेड की सभ्यता में। इसे प्राचीन, अब जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहेंगे? तो किसे कहेंगे? रेड की सभ्यता को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सौंथी सभ्यता। ये सभ्यता कहां पर प्राप्त होगी? तो ये सभ्यता मिलती है दोस्तों बीकानेर में। ठीक है, तो ये सभ्यता कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। इसे पूर्व कालीबंगा भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे हम? पूर्व कालीबंगा भी हम किसे कहेंगे? सौंथी सभ्यता को पूर्व कालीबंगा भी कहेंगे। इस सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा ही की गई। ठीक है, के द्वारा की गई थी। इस सभ्यता को कालीबंगा की जननी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि कालीबंगा की अगर जननी की बात आएगी तो सौंथी सभ्यता है, और जो कि कहां पर मिलती है? बीकानेर में। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं गड़दड़ा की सभ्यता। गड़दड़ा की सभ्यता जो है वो कहां पर मिलती है? बूंदी में। ठीक है, बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये मिलती है गड़दड़ा की सभ्यता। इस सभ्यता में बर्ड राइडर
रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। बर्ड की, चिड़िया जो होती है बर्ड की रॉक पेंटिंग के जो अवशेष हैं, तो अगर पूछा जाता है बर्ड रॉक पेंटिंग के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो वो है गड़दड़ा की सभ्यता। और ये कहाँ पर है गड़दड़ा की सभ्यता? बूंदी में। नेक्स्ट आता है कुराड़ा की सभ्यता। तो ये सभ्यता, कुराड़ा की जो सभ्यता है वो कहाँ से मिलती है? कुराड़ा नागौर से। ठीक है, यहां से सर्वप्रथम लोहे की सामग्री सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई। यार लोहे के भंडार नहीं है, लोहे से बने हुए चीजें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कबाड़ पड़ा हुआ है लोहे का, तो सबसे ज्यादा कबाड़ एक तरह से लोहे का, बहुत सारी सामग्री जो कि कबाड़ हो जाती है। तो ये कुराड़ा, इससे कनेक्शन बिठा लीजिएगा, कहाँ पर? नागौर में। और ये यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या मिले हैं? लोहे की सामग्री मिली है। नेक्स्ट हम चलते हैं गुरारा की सभ्यता। तो ये सभ्यता कहां पर मिलती है? सीकर में। और कौन सी मिलती है सीकर में? गणेश्वर की सभ्यता, राइट। तो ये सभ्यता सीकर में मिलती है और यहां से चांदी के बने 2744 पंचमार्क सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो चांदी से बने पंचमार्क सिक्के कहां पर प्राप्त हुए दोस्तों? तो यहां पर आएगा गुरारा की सभ्यता, जो कि कहां पर है? सीकर में। नेक्स्ट हम चलते हैं बालाथल की सभ्यता। तो बालाथल की सभ्यता जो है वो कहां से मिलती है? उदयपुर से मिली है। बालाथल कहां पर है? उदयपुर में। यहां से कपड़े के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण है? कपड़े के। तथा इस सभ्यता में तांबे की मुद्रा पर हाथी और चंद्रमा अंकित हो रखा है। तो यहाँ के जो सिक्के मिले हैं वो इस सभ्यता में तांबे की जो मुद्रा है उसमें हाथी और साथ में चंद्रमा का जो है वो अंकित हो रखे हैं, तथा यहाँ पर कपड़े जो है वो बालाथल की सभ्यता में मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बांका की सभ्यता। ये सभ्यता कहाँ से है? भीलवाड़ा से। ठीक है, और बालाथल की सभ्यता कहाँ से है? उदयपुर से। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभ्यता भीलवाड़ा से है और यहाँ से चित्रित अलंकृत गुफा के अवशेष जो है वो मिले हैं। तो यहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी जो प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, उससे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यहाँ पर हम कवर आपके कर चुके हैं। इसके अलावा जो सारस्वत स्टेनो क्लासेस के द्वारा आपको जो बुक अवेलेबल हो रही है वहां पर इसके डीप क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस आपको अवेलेबल इजीली हो जाते हैं। तो आप उसके लिए नीचे दिए गए नंबर 9887060188 पे कॉल करके भी आप इसकी जो है वो इसको आप बाय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सारस्वत स्टेनो क्लासेस की ओर से ये क्लासें ले रहे हैं और अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो आप हमें 9887060188 पे कॉल करके इसमें इस कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।